हाय गाइज, गुड इवनिंग साथियों। आज आपकी 7वीं क्लास है शैक्षिक मूल्यांकन की। इसमें आज का टॉपिक रहेगा शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष। तो पहला इसमें क्या है, ज्ञान। इस उद्देश्य की मुख्य विशेषता, इस उद्देश्य की क्या है, मुख्य विशेषता है कि पुनः स्मरण है। अतः ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न पक्षों, प्रत्ययों, संकेतों, परिभाषाओं, सिद्धांतों, सूत्रों, प्रक्रियाओं, विधियों आदि का पुनः स्मरण तथा पहचान करने से संबंधित व्यवहार समाहित रहते हैं। कहने का मतलब ज्ञान में क्या है, नॉलेज में जो अनेक प्रकार के पक्ष हैं, विभिन्न प्रकार के पक्ष जैसे प्रत्यय, संकेत, परिभाषा, सिद्धांत, सूत्र, प्रक्रिया और विधि, इन सभी का पुनः स्मरण तथा पहचान करने से बच्चे के व्यवहार में समाहित रहते हैं। तो ये सब क्या है, ज्ञान है। ठीक है साथी। आगे क्या है, बोध। बोध में क्या है साथियों, ज्ञान के उपरांत बोध का क्रम आता है। ज्ञान के बाद क्या आता है, बोध आता है। तो इस स्तर पर छात्र विभिन्न सूचनाओं के ज्ञान के साथ साथ सूचनाओं की अच्छी समझ भी रखता है। इसमें विभिन्न तत्वों की व्याख्या भी सम्मिलित होती है। संरचनाओं का अनुवाद तथा उनकी व्याख्या भी सम्मिलित है। अनुप्रयोग अगला पॉइंट है, अनुप्रयोग। अगले पॉइंट में क्या है साथियों, ज्ञान व बोध स्तर पर सीखी गई बातों का प्राकृतिक, ज्ञान व बोध स्तर पर सीखी गई बातों का प्राकृतिक या कृत्रिम स्थितियों में प्रयोग करना क्या कहलाता है, अनुप्रयोग कहलाता है। इसमें निम्न तथ्य पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के तथ्य क्या पाए गए हैं साथियों, अनेक प्रकार के तथ्य जो पाए गए हैं, तर्क है, परिकल्पना है, परिकल्पना की जांच करना है, निष्कर्ष ज्ञात करना है, निष्कर्ष के आधार पर प्रयोग करना है साथियों। उसके बाद में साथियों आता है अगला पक्ष, ज्ञान व बोध का प्रयोग करके तथा उसे अनुप्रयोग द्वारा परिमार्जित करके सफलतापूर्वक व्यवहार में प्रयुक्त करना ही क्या है, कौशल है। कहने का मतलब स्किल का मतलब यह है कि ज्ञान व बोध का प्रयोग करके, जो हमने नॉलेज और बोध में मैंने सीखा है, इन दोनों का प्रयोग करके और उनमें अनुप्रयोग द्वारा परिमार्जित जो करने की सफलतापूर्वक व्यवहार है, उनको प्रयुक्त करना ही क्या कहलाएगा, कौशल कहलाएगा। तो प्रश्नों के चयन के साथ यह याद रखना आवश्यक है। प्रश्नों के चयन के साथ यह याद रखना क्या है, आवश्यक है कि सीखे हुए व्यवहार को छात्र कुशलतापूर्वक सीखे हुए व्यवहार को छात्र कुशलतापूर्वक सीख लें तथा विषय में विषयगत विशिष्टता रहे। जो भी सब्जेक्ट रहे उस सब्जेक्ट में क्या हो, कुछ न कुछ विशिष्टता रहे। इसी में है साथियों, शिक्षा का उद्देश्य छात्र छात्राओं के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाकर कुशलतापूर्वक, वांछित व्यवहार में परिवर्तन लाकर क्या है, कुशलतापूर्वक जीवन यापन करने योग्य बनाना है। फिर प्रश्नों के माध्यम से, किसके माध्यम साथियों, प्रश्नों के माध्यम से इस बात की जांच की जाती है कि बच्चे ने किस क्षेत्र विशेष, कार्य विशेष या तकनीकी विशेष में कुशलता अर्जित की है। साथियों प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार में क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो प्रश्नों की कितने प्रकार है साथी, प्रश्नों के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार में पहला क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। दूसरा क्या है, अति लघुत्तरी प्रश्न है। तीसरा क्या है, लघुत्तरी प्रश्न है। चौथा क्या है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। तो MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यह वेरी शॉर्ट या शॉर्ट या लॉन्ग। ठीक है साथी। अब ये साथियों ऋणात्मक अंकन, ऋणात्मक अंकन में विषय वस्तु बहुविकल्पी होगा। प्रश्नों में
साधारणतया सही उत्तर को 1 अंक तथा गलत उत्तर को 0 अंक दिया जाता है। सही उत्तर को 1 अंक और गलत उत्तर को क्या होता है, 0 अंक दिया जाता है। चूंकि इसमें अनुमान से सही उत्तर देने की संभावना होती है, इसलिए अनुमान में सही त्रुटियों को समाप्त करने के लिए अंकों का संशोधन करना आवश्यक है। तो यदि किसी छात्र ने, आर का मतलब होता है राइट, सही उत्तर दिए, यदि कोई छात्र क्या किए, सही उत्तर दिए और कोई छात्र क्या किए, रॉन्ग गलत उत्तर दिए, ठीक है साथी। प्रत्येक प्रश्नों में विकल्पों की संख्या है, क्या है, प्रत्येक प्रश्नों में विकल्पों की संख्या क्या है, तो संशोधित प्राप्तांक, इसका सूत्र क्या बनेगा साथी, इसका सूत्र बनेगा कि संशोधित प्राप्तांक बराबर यस बराबर क्या होगा, यस बराबर आर माइनस डब्लू बटे के माइनस 1, ठीक है साथी। संशोधित प्राप्तांक, आपने कितना प्राप्तांक है संशोधित प्राप्त किया है, तो यह फार्मूला आपका बनता है टोटल कितने क्वेश्चन थे, कितने आपके सही हुए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं, और कितना आपने प्रत्येक प्रश्नों में विकल्पों की संख्या कितनी थी, तो विकल्प कितने थे, 4 थे, 5 थे, 3 थे, 2 थे, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है साथी। एग्जाम्पल के तौर पर यह अभी आप सूत्र पता चला है, लेकिन अब इसको अप्लाइड आप देखेंगे किसी एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल में क्या है साथी, किसी छात्र ने 100 प्रश्नों में से 80 सही किए और क्या किए, 20 गलत किए, तथा प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों की संख्या कितनी थी, 4 थी। प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों की संख्या कितनी थी, 4 थी। तो विकल्प में जो प्रश्न की संख्या 4 है, या जो है साथी, इस फार्मूले पर मैं अप्लाई करने चल रहा हूं, आप लोगों को दिखाता हूं कैसे यह जो अप्लाइड किया जाएगा साथी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि टोटल सही क्वेश्चन कितने हैं, इन्होंने किया है 80, तो मैं अभी आपको इसी फार्मूले पर रखकर बताता हूं, ठीक है। अब देखिए, आर का मान कितना है, 80, तो आर का मान कितना है साथी, 80 है, कितना है, 80। तो आर के मान को मैं यहाँ पर रखता हूँ, आर के मान को मैं क्या करता हूँ, रखता हूँ, रखेंगे तो क्या होगा, 80 माइनस 20 बटे क्या हो जाएगा, ऑप्शन कितने थे, 4। तो जब 4 ऑप्शन थे तो 4 से जो है 1 घटेगा तो क्या होगा, 1, ठीक है। तो 80 बटे माइनस 20 बटे 4 में से 1 जाए तो क्या बचेगा, 3। इसको काटेंगे तो आएगा 6.666, इसको लिख सकते हैं 6.67। संख्या दशमलव के बाद 6 रिपीट हो रही है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 6.7। अब इसको साथियों क्या करेंगे, 80 से क्या करेंगे, घटा देंगे तो 6.66, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो बनेगा साथी क्या, 73.33, क्या बनेगा, 73.33 बनेगा, ठीक है। या इसी को अराउंड आप 73 कह सकते हैं साथी, ठीक है साथियों। प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 गलत उत्तरों पर 1 अंक कम करने की चलन इसी नियमानुसार है। जो निगेटिव मार्किंग हम लोग परीक्षा देते हैं, जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, एसएससी का हो गया, आदि प्रकार के जो तमाम प्रकार के एग्जाम होते हैं जिनमें निगेटिव मार्किंग होती है, तो इसी चलन पर, इसी नियम पर यह जो है होता है। इसे ही ऋणात्मक अंकन, निगेटिव मार्किंग कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, इसी को निगेटिव मार्किंग या ऋणात्मक अंकन बोलते हैं, ठीक है साथी। चलते हैं आगे। अब इसी में छात्र अनुमान कम लगाए तथा अनुभवों के आधार पर अयोग्य चयन न हो
इसीलिए ऋणात्मक अंकन का प्रावधान है। मतलब कहने का ये मतलब है कि छात्र अनुमान कम लगाए, मतलब आप गेस कम करें, तथा अनुभवों के आधार पर अयोग्य चयन ना हो। जो अनुभव के आधार पर जो अयोग्य व्यक्ति है उनका चयन ना हो पाए, इसी के लिए ऋणात्मक अंकन का प्रावधान किया गया। मतलब इसी के अयोग्य व्यक्ति को चयन रोकने के लिए क्या किया गया है, निगेटिव मार्किंग का जो है प्रावधान शुरू किया गया। ठीक है साथी, अब क्या है इसके बारे में बताया कि इसका सूत्र क्या है साथी, यस बराबर आर माइनस डब्ल्यू अपान के माइनस 1। आर जहाँ क्या है सही प्रश्नों की संख्या है, डब्ल्यू क्या है गलत प्रश्नों की संख्या है, के क्या है कितने उस प्रश्न में कितने विकल्प थे। ठीक है साथी, इसी पर आप रख करके सॉल्व करेंगे तो आपको कितना नंबर मिला है निगेटिव मार्किंग, या कितना सही है कितना गलत है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यह बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला है, बहुत क्लियर है। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों मूल्यांकन अभिलेखीकरण। जो मूल्यांकन का हमारा अभिलेख है इसका जो है अभिलेखीकरण क्या है। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्यों का अंकन करना। क्या होता है, मूल्यों का अंकन करना। और अभिलेखीकरण का तात्पर्य है मापन एवं मूल्यांकन तथा परीक्षा में होने वाले समस्त क्रियाकलाप। क्या है, होने वाले समस्त क्रियाकलाप को लिपिबद्ध करके उसको अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखना। ठीक है, आगे साथियों छात्रों की उपस्थिति, शैक्षिक प्रगति, प्रयोगात्मक कार्य, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, उनकी रुचियां, संपूर्ण व्यक्तित्व का लिखित ब्यौरा तथा विद्यालय संबंधित विभिन्न सूचनाओं आंकड़ों को लिखित रूप में रखना मूल्यांकन अभिलेखीकरण कहलाता है। अब इसको बहुत ध्यान समझिए साथी, क्या है, छात्र की जो उपस्थिति पंजीकरण उपस्थिति रजिस्टर होता है, ठीक है, विद्यालय में जो डेली अटेंडेंस वाला होता है। ठीक है, शैक्षिक प्रगति उन्होंने जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करके रखा है, प्रयोगात्मक कार्य, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो सिलेबस से संबंधित एक्टिविटी है, सहभागिता, उनकी रुचियां कितनी है, संपूर्ण व्यक्तित्व का लिखित ब्यौरा जो पूरे विद्यालय की समस्त गतिविधियों का जो लिखित ब्यौरा होता है, तथा विद्यालय संबंधी विभिन्न सूचनाओं या आंकड़ों को लिखित रूप से रखना ही क्या कहलाएगा, मूल्यांकन अभिलेखीकरण कहलाता है। मूल्यांकन अभिलेखीकरण कहलाता है, यह आपको पता चल गया साथी। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो छात्र को क्या है, छात्र को ठीक प्रकार से समझने में सहायक होता है कि छात्र कैसा है, यह समझने में बहुत ही आसानी होती है इनके अभिलेख से। मान लीजिए कोई छात्र प्रतिभाशाली हो बहुत ही, लेकिन उस छात्र का रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है, तो यह इससे पता चल जाता है कि यह बच्चा प्रतिभाशाली है लेकिन इसके रिपोर्ट कार्ड में कुछ न कुछ विसंगतियां हैं। और यह वह छात्र बहुत ही सामान्य बालक से भी कम श्रेणी का बुद्धि लब्ध है उसका, लेकिन उसको प्रतिभाशाली की श्रेणी में रख दिया गया है। इससे भी यह पता चल जाता है कि छात्र जो है किस श्रेणी के लायक था, इसको किस प्रकार से छात्रों में श्रेणी में क्रम में रखा गया है। तो ठीक प्रकार से समझने में सहायक होता है जो छात्र की कंडीशन दशा होती है इससे। फिर अगला पॉइंट है छात्रों को शैक्षिक, व्यवसायिक तथा नैतिक निर्देशन में सहयोग। जो छात्र के शैक्षिक, व्यवसायिक तथा नैतिक निर्देशन में सहयोग होता है, इसके बारे में अगला पॉइंट है कि छात्र के विषय में अधिक ज्ञान की प्राप्ति। छात्र के विषय में अधिक जो है क्या, ज्ञान की प्राप्ति। चौथा पॉइंट है धीमी गति से उन्नति कर रहे छात्र की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो जाती है। क्या होती है, शिक्षक को प्राप्त हो जाती है। पांचवा पॉइंट है अन्य संस्थाओं के लिए उपयोगी होता है। जो अनेक प्रकार के दूसरे संस्था होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, यह बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है साथी, लड़के क्या है
भाग। तो मूल्यांकन अभिलेखीकरण के भाग में क्या है साथियों? पहला है संज्ञानात्मक पक्ष। क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष। तो इस पक्ष में छात्रों के मस्तिष्क क्षमता पर विचार किया जाता है। मस्तिष्क क्षमता पर क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। उसके ज्ञान, समझ, जानकारियों आदि का मूल्यांकन करके अभिलेखों का निर्माण किया जाता है। अभिलेखों का क्या होता है? निर्माण किया जाता है साथी। अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में संज्ञान सहगामी पक्ष। क्या है? संज्ञान सहगामी पक्ष। संज्ञान सहगामी पक्ष में क्या है? संज्ञान सहगामी पक्ष में बच्चों के भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को देखा जाता है। इसे हम पाठ सहगामी क्रियाओं के रूप में जान सकते हैं। इसमें रुचियों, आदतों, रुझान, नैतिक मूल्यों तथा उनके द्वारा कार्य करने की तकनीकी, नए कार्य करने की क्षमता आदि का मूल्यांकन करके अभिलेखों का क्या होता है? निर्माण किया जाता है। ठीक है साथी। देखिए साथियों, इसका संज्ञानात्मक पक्ष और संज्ञान सहगामी पक्ष में, संज्ञानात्मक पक्ष में जो होता है, जो सृजनात्मक तरीके से नए विचार के रूप में समझ कर करते हैं, वो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आएंगे। और जो संज्ञान सहगामी पक्ष, मतलब जो बच्चों को भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष में देख कर किया जाता है, वह क्या होता है? संज्ञान सहगामी पक्ष होता है साथियों। ठीक है साथियों, आज की क्लास में यहीं तक। आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए साथियों। और आज के क्लास में आपको अभिलेखों के बारे में पता चल गया, संज्ञानात्मक पक्ष, सहगामी पक्ष के बारे में पता चल गया। ठीक है साथी, कल आपका टॉपिक रहेगा सतत मूल्यांकन। कल आपका 8वीं क्लास में रहेगा सतत मूल्यांकन। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ऑल द बेस्ट।